इतिहास का वह बदनाम मुगल बादशाह जिसे इतिहास में रंगीला का टाइटल दिया गया है, यानी रंगीला कहा गया है। आखिरकार रंगीला कौन था, यानी इसका नाम क्या था और ये रंगीला नाम कैसे पड़ा? आइए जानते हैं इसके बारे में। और जो मुगल सत्ता थी वो अब धीरे धीरे बहुत ज्यादा पतन की खाई में धंसती चली जा रही है। जिस तरीके से आपने देखा कि औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम ने स्थिति को कुछ संभालने की कोशिश की, लेकिन वह भी नाकाम रहा। उसके बाद फर्रुखशियर, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला इत्यादि ने सभी ने मुगल साम्राज्य को रोकने की, पतन की खाई में जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई भी शासक रोक नहीं पाया। उसके बाद नंबर आता है मोहम्मद शाह रंगीला का। अब जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है रंगीला, अब इसे रंगीला क्यों कहा गया है, आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। आइए जानते हैं इनके बारे में। मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम और स्वागत है आपका हमारे चैनल इब्राहिम में। मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला जो था ये औरंगजेब के पुत्र जहान शाह का पुत्र था। जहान शाह का पुत्र था और इसका जो बचपन का नाम था, यानी वास्तविक नाम था, वो था रोशन अख्तर। इसका वास्तविक नाम रोशन अख्तर था और ये जहान शाह का पुत्र था, यानी बहादुर शाह प्रथम का जो सबसे छोटा पुत्र था जहान शाह, ये उसका पुत्र था। और ये जो था, ये जैसा कि मैंने कल बताया था कि सैयद बंधु, ये सैयद बंधु की सहायता से शासक बनने में सफल हुआ। अब जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि सैयद बंधु को किंग मेकर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है 4 शासकों को मुगल गद्दी पर स्थापित किया था, जिसमें सबसे पहले फर्रुखशियर, उसके बाद रफीउद्दौला, उसके बाद रफीउद्दर्जात, उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला। इन 4 मुगल शासकों को गद्दी पर स्थापित करने की सैयद बंधुओं की बहुत ज्यादा भूमिका थी। अब ये जो सैयद बंधु थे, इनकी राज दरबार में भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी, यानी ये ताकतवर बहुत ज्यादा होने लगे थे। जब ये बहुत ज्यादा ताकतवर होने लगे थे तो मोहम्मद शाह रंगीला को अपनी गद्दी का जो है डर सताने लगा कि कहीं ना कहीं जब ये सैयद बंधु इतने ताकतवर हो चुके हैं तो वो उसे उतार कर किसी और को ना बिठा दे। इस चीज को देखते हुए मोहम्मद शाह रंगीला ने जो तुरानी दल के नेता थे, तुरानी दल के नेता निजामुल मुल्क, निजामुल मुल्क जो थे, इनके साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचते हैं। ये दोनों, मोहम्मद शाह रंगीला और निजामुल मुल्क, दोनों षड्यंत्र रचते हैं कि सैयद बंधुओं की हत्या करनी है। अब इस चीज का फायदा उठाते हुए निजामुल मुल्क को भी समझ में आने लगा था कि सैयद बंधु जो हैं वो बहुत ज्यादा ताकतवर होने लगे हैं। तब अक्टूबर 1720 में, अक्टूबर 1720 को जो निजामुल मुल्क था, इसने एतमाउद्दौला और अन्य लोगों के साथ मिलकर के सैयद बंधु जो सैयद बंधु के जो नेता थे हुसैन अली और अब्दुल्ला खान, जिसमें हुसैन अली की यह हत्या करवा देता है अक्टूबर 1720 को। जब अक्टूबर 1720 को हुसैन अली की हत्या हो जाती है, तब जो दूसरे नेता थे सैयद बंधु के, हुसैन अली सॉरी अब्दुल्ला खान, अब्दुल्ला खान जो हैं ये डर जाते हैं। जब ये डर जाते हैं तो मोहम्मद इब्राहिम नाम के एक शख्स को
पकड़ते हैं और उसे शासक बनाने का असफल प्रयास करते हैं। यानी शासक नहीं बना पाते हैं लेकिन असफल प्रयास करते हैं। अब यही वो समय था जब इनकी एक और गलती इन्हें ले डूबी। जब इस बात की खबर राज दरबार में फैली तो हुसैन अली को, सॉरी अब्दुल्ला खान को नवंबर 1720 में अब्दुल्ला खान को पकड़ लिया जाता है और उसे कैद कर लिया जाता है, यानी बंदी बना लिया जाता है। बंदी बनाने के साथ ही कुछ दिन बाद ही उसे कैद में हत्या कर दी जाती है। कैद में ही हत्या कर दी जाती है। जब कैद में इसकी हत्या कर दी जाती है तो जिस तरीके से सैयद बंधुओं की मौत का कारण निजामुल मुल्क के द्वारा की, यानी सैयद बंधुओं को मौत के घाट उतारने का काम निजामुल मुल्क ने किया, तो अब जो है निजामुल मुल्क की जो है वो ताकत बढ़ने लगी थी। जब इस चीज से प्रभावित हुआ मोहम्मद शाह रंगीला, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने निजामुल मुल्क को 1722 ईस्वी में 1722 ईस्वी में निजामुल मुल्क को अपना वजीर बनाता है। 1722 ईस्वी में जब ये वजीर बन जाता है तब इसकी और भी ज्यादा तब इसकी जो लोकप्रियता थी वो और ज्यादा बढ़ने लगी। जब ये लोकप्रिय होने लगा तो ये वो समय था जब राज दरबार की स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी थी। राज दरबार जो है वो बहुत ज्यादा बिखरने लगा। तो इस चीज का फायदा उठाते हुए निजामुल मुल्क जो था वो दक्कन जाता है शिकार खेलने के बहाने। दक्कन जाता है जब ये शिकार खेलने के बहाने, तब वहीं पर अपने हैदराबाद राज्य की, यानी स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना करता है। तो इसी को ही मुगल साम्राज्य में अंतिम प्रतिभा पलायन कहा गया। यानी यहीं से मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था, यानी बिखराव शुरू हो गया था। अब ये निजामुल मुल्क जो था इसके साथ साथ अन्य लोगों ने भी अपनी स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी, जिनमें सबसे पहला नाम था अवध का। अवध में शहादत खान था। शहादत खान। दूसरा था बंगाल, यहां पर मुर्शिद कुली खान था। और तीसरा हैदराबाद। हैदराबाद में निजामुल मुल्क। इत्यादि ने जो है, यानी इसके साथ और भी थे, इन्होंने सबने जो है एक साथ ही अपने अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। यानी अवध में शहादत खान ने कर दी, बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने, और हैदराबाद में निजामुल मुल्क ने। इन सभी ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। अब जो राज दरबार था, यानी जो राज दरबार में बड़े बड़े पदाधिकारी थे, इन सभी ये जो थे ये सब बड़े बड़े पदाधिकारी थे। जब ये राज दरबार से अलग हो गए तब राज दरबार इतना कमजोर हो गया था, यानी मोहम्मद शाह रंगीला का जो राज दरबार था वो इतना कमजोर हो गया था, राज दरबार जो था वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, जिसमें 1737 ईस्वी को मराठा पेशवा, मराठा जो थे, मराठा का पेशवा बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम मात्र 500 घुड़सवारों के साथ
मात्र 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली आता है और दिल्ली में ही जो मोहम्मद शाह रंगीला था उसे हराता है। और इसका विरोध तक करने नहीं आते हैं ये जो जिन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केवल 500 घुड़सवारों के साथ मुगल साम्राज्य कितना बड़ा था, और अब ये केवल 500 घुड़सवारों के साथ हारने को तैयार बैठा है। साथ ही मोहम्मद शाह रंगीला के कार्यकाल में एक आक्रमण होता है नादिर शाह का। नादिर शाह ये होता है 1739 में। हालांकि नादिर शाह का भारत में आक्रमण ये एक अलग टॉपिक है पूरा, जिसे हम आने वाली क्लास में पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। हालांकि मोटे मोटे तरीके से अभी समझा देता हूं कि नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था 1739 में, करनाल की लड़ाई, ये हुई थी करनाल की लड़ाई। नादिर शाह ने जो है अपने क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भारत पर आक्रमण किया था। करनाल की लड़ाई जब हुई तब इसमें मुगलों की हार हुई, जो मात्र 3 घंटे चला था। ये युद्ध जो था वो केवल 3 घंटे चला था, और इस युद्ध का जो नेतृत्व कर रहा था वो मुगलों की तरफ से खाने दौरा कर रहा था। खाने दौरा जो कि मीर बख्शी था मुगल साम्राज्य में। जब खाने दौरा कर रहा था और इसके साथ सादत खान भी गया था। सादत खान यानी अवध के नवाब सादत खान भी गया था। अब इस युद्ध में जो है खान ए दौरा तो मारा जाता है, लेकिन सादत खान को बंदी बना लिया जाता है। जब सादत खान को बंदी बना लिया जाता है, इसे अलग ही लिखते हैं, यानी नादिर शाह का जो आक्रमण होता है वो 1739 में होता है, और ये होती है करनाल की लड़ाई। करनाल की लड़ाई में 1739 में मुगलों की हार होती है, यानी मोहम्मद शाह रंगीला की हार होती है। और इस युद्ध का जो नेतृत्व कर रहा था वह मुगलों की तरफ से खाने दौरा कर रहा था, यानी खाने दौरा खान ए दौरा कर रहा था। और साथ ही इसके अवध का जो नवाब था सादत खान भी गया था। सादत खान भी इसके साथ गया था, लेकिन खाने दौरा जो था वो मारा जाता है, इसे मार दिया जाता है और सादत खान को बंदी बना लिया जाता है। जब सादत खान को बंदी बना लिया जाता है और इस बात की खबर जब राज दरबार में पहुंचती है, तब राज दरबार की ओर से यानी मोहम्मद शाह रंगीला की तरफ से निजामुल मुल्क जाता है। निजामुल मुल्क जाता है, ये जाता है नादिर शाह से बात करने के लिए। जब ये नादिर शाह से बात करता है तो नादिर शाह को 50 लाख रुपए का 50 लाख रुपए का लालच देता है। जब ये 50 लाख रुपए का लालच देता है तो नादिर शाह जो है वो वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जो सादत खान था जिसे बंदी बना रखा था नादिर शाह ने, ये कहता है कि साहब, अब सादत खान कहता है कि साहब ये जो मुगल हैं ये ठीक नहीं है, आप एक काम करिए कि मैं आपको 2 करोड़ रुपए देता हूं, आप दिल्ली पर आक्रमण कीजिए। अब जब ये बात सुनता है तो इसके दिल में खुशी के लिए, यानी ये मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश होता है कि एक तरफ तो मुगल जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं, और दूसरी तरफ मुगलों के ही, क्योंकि ये मुगल से ही निकला है, तो यही मुगलों को बर्बाद करने का सलाह दे रहा है। ये कहता है कि साहब मैं आपको 2 करोड़ रुपए देता हूं, आप दिल्ली पर आक्रमण कीजिए। अब नादिर शाह जो था वो तैयार हो जाता है और दिल्ली पर आक्रमण करता है। जब मोहम्मद शाह रंगीला, वो सॉरी नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करता है
तो दिल्ली से जो है ये 2 करोड़ रुपए तो छोड़ो, 70 करोड़ रुपए, 70 करोड़ की संपत्ति, साथ ही तख्ते ताउस, तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा। यानी जब दिल्ली पर आक्रमण करता है तो वहां से 70 करोड़ की संपत्ति, तख्ते ताउस जिसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता है, और कोहिनूर हीरा अपने साथ ले जाता है। तो ये तो था एक शॉर्ट तरीके से नादिर शाह का आक्रमण। हालांकि नादिर शाह का आक्रमण भारत पर ये एक बड़ा चैप्टर है जिसे हम आने वाली क्लास में समझाएंगे। हालांकि शॉर्ट तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की। तो ये कुछ नादिर शाह का आक्रमण था कि उसने कैसे किस तरीके से आक्रमण किया, किसके कहने से आक्रमण किया। जब ये चला जाता है और उसके बाद जब राज दरबार में सादत खान की जब पोल खुलती है कि सादत खान ने ही नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया था, जब इस बात की पोल खुलती है तो सादत खान जो है आत्महत्या कर लेता है, यानी आत्मग्लानि के कारण आत्महत्या कर लेता है। तो ये कुछ कहानी थी मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल की, शासन से लेकर उसकी मृत्यु तक। उसके आक्रमण उसके शासनकाल में कितने आक्रमण किए, कितने आक्रमण हुए और किस तरीके से हुए, या किस तरीके से मुगल साम्राज्य टूटा। ये मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल था। अब आने वाली क्लास में हम आपको बताएंगे कि मोहम्मद शाह रंगीला के बाद में जो शासक थे उनके द्वारा भारत में किस तरीके से बिखराव हुआ, और अंग्रेजों ने या अन्य जो कंपनियां भारत में आई जैसे पुर्तगाली थे, डच थे, ब्रिटिश थे, या डेनिश थे, या डच थे, इन सभी ने कैसे भारत में आकर सफल भारत में सफल व्यापार हुए, व्यापार किए, या अपने आप को सफलता की कुंजी प्राप्त की, हम आगे आने वाली क्लासों में देखेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।